लोगों में कहीं ना कहीं 10 साल का एक फटीग है। केवल प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे। कांग्रेस तो शून्य पे थी, गौण पे थी। कांग्रेस के पास तो बेहतरीन मौका था इन 5 सालों में हर कॉन्स्टिट्यूंसी पर एक नया लीडर तैयार किया। इसमें एक नकारात्मकता भी है, हर सकारात्मकता के साथ एक नकारात्मकता नकदी है। कांग्रेस का जो सूखा है इस बार खत्म होगा, क्योंकि कांग्रेस कुछ सीटों पे बहुत अच्छा लड़ रही है। राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि लड़ सकते हैं, अच्छा देखेंगे। परिवार से पूछो तो पार्टी के अंदर सीईसी है, सिस्टम है, मशीनरी होगी, मतलब हम लोगों को बेवकूफ समझाऊंगा। बीजेपी का जो मिशन 370 है वो पहले चरण में अगर वो उस चुनौती को पार नहीं करते। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं अश्विनी कुमार सिंह। बहुत दिनों बाद बाबा की वापसी हुई। बाबा आपका स्वागत है। सुमित सर आपका स्वागत है। शादाब जी, विचित मणि जी और पुनेंदु जी, आप सभी का स्वागत है। आज ज़्यादा सबसे कम हम लोग बोलेंगे, सबसे ज़्यादा बोलेंगे बाबा, क्योंकि हाँ बता रहे हैं क्योंकि बाबा आए हैं इस समय गुजरात राजस्थान से। और राजस्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले लोकसभा जो पहला फेज़ है जो 19 तारीख को चुनाव होना है यानी कल, उसमें 12 सीट राजस्थान की पड़ रही है। और इस चुनाव में कहा जा रहा है कि जो थोड़ा टफ फाइट है यहाँ, जहाँ पे दिलचस्प मुकाबला है, उसमें से एक राज्य है जो राजस्थान है। तो बाबा वहीं अभी पिछले 2 हफ्ता रहे आप करीब 11-12 दिन। तो बाबा वहाँ आप रहे, अब आपने ज़मीनी जो नब्ज़ होती है वो टटोल की, आपको क्या लगा वहाँ पे जो एक तरफा 25-25 का टारगेट जा रहा है, उसी तरफ कुछ हिंट मिला आपको? आप मिठाई की दुकान पे जब रुके, लोगों से बात की, मिठाइयों में स्वाद क्या कह रहा है कि स्वाद थोड़ा सा फीका हुआ है या स्वाद अभी भी उतना ही लबोलाब बना हुआ है? देखिए, एक तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिठाई तो लाजवाब, अलग अलग जगह की अलग अलग मिठाई खाई है। हर शहर की एक मिठाई होती है, आप सबको मालूम होगा। जैसे अलवर में गया तो कलाकंद, जिसको यहाँ पे हम मिल केक कहते हैं, वो बनती है। भरतपुर गया तो वहाँ पर एक बिस्तर बंद करके मिठाई मिलती है। पहली बार सुना वो होल्डोल याद आ गया। हाँ, होल्डोल आ गया। वो दरअसल मलाई रोल है, समझे? तो वो उसको रोल करते हैं। तो किसी ने भरतपुर में बिस्तर बंद उस वक्त ट्रेन में लेके जाते थे, तो वहाँ पर वो हो गया। दौसा में गया तो एक अलग तरह की मिठाई मिली मुझे, जो कि वो दूध और जो है वो बादाम को पीस करके बनाया जाता है। देवटा इसको कहते हैं, वो अलग मिठाई मिली। जयपुर में तो खैर होता ही है। चूरू गया तो एक मुझे रतनगढ़ में एक पिज़्ज़ा का दुकान मिल गया, जो एक 26 साल का लड़का 2 साल से चला रहा है। इसका मतलब जब उसने वो बिजनेस शुरू किया होगा वो 24 साल का होगा, रतनगढ़ जैसे कस्बे में। और ऐसा पिज़्ज़ा कि यहाँ पर दिल्ली के बड़े बड़े जो नाम है वो वेज पिज़्ज़ा था। और वो वेज पिज़्ज़ा था और 200 रुपये का, और वो 30,000 रुपये दुकान का किराया भी दे रहा है। इसका मतलब वो वहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। मैंने पूछा कि यार ये बाजरे की रोटी के बदले पिज़्ज़ा बेच रहे हो? बोला सर कन्विंस करने में टाइम लगा, लेकिन अब धंधा निकल पड़ा है। फिर बीकानेर भी गया, फिर अजमेर भी गया। खैर, तो ये तो खाने की बात होगी, क्योंकि बाबा का ढाबा तो चल ही रहा था। ये जो आपने सीटें लिखी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो 12 सीटों में मैं कम से कम कह सकता हूँ 4 से 5 सीट ऐसी हैं जिस पर कि ज़बरदस्त मुकाबला है। अलवर से शुरू करते हैं। सबसे पहले अलवर में मुकाबला है। इस बार जो है केंद्रीय मंत्री जो हैं वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो है एक भूपेंद्र यादव, यहाँ पे कांग्रेस ने एक युवा चेहरे को, जो कि विधायक भी है, उसको ललित यादव, उसको टिकट दिया है। फाइट है, मार्जिन भी कम होगा, लेकिन ये दावे के साथ कहना जल्दबाजी होगी कि वो सीट कांग्रेस निकाल रही है। लेकिन वहाँ पर जो है प्रियंका गांधी, इन सब ने रोड शो किया है। कांग्रेस की सुमित दिक्कत ये है ना कि इन्होंने इतने देरी से सीट अनाउंस की है ना, कि जो कैंडिडेट भी मिलता है वो बोलता कि यार थोड़ा सा टाइम पहले हमें दे दिए होते ना तो मैं कुछ ज़्यादा मेहनत करता, और फिर बाद में वो चुनाव छोड़ देता है। भरतपुर आते हैं। भरतपुर जो है वो आपको चीफ मिनिस्टर की जगह है, जो भजन लाल शर्मा है, वहाँ से आते हैं। वहाँ पर एक फैक्टर हो गया है, जाट फैक्टर है। और जाट किसको वोट करेगा? जो भरतपुर के राजा हैं विश्वेंद्र सिंह, वो जो उन्होंने जो संजना जाटव है, 25 साल की लड़की है, उसको कहा कि हमारी बेटी है। वहाँ पर जो है एक सांसद महोदय हैं रामस्वरूप कोली, उनके खिलाफ जो है संजना जाटव, जो कि जाटव है और वहाँ सबसे ज़्यादा जाटव वोट है, तो उसको लेकर के वो सीट जो है इंटरेस्टिंग बन गई है। क्योंकि अब राजेश पायलट ने अपना सारा जो है वो वजन जो है, माफ कीजिएगा, सचिन पायलट ने पूरा वहाँ संजना जाटव के लिए लगा दिया है। तो इस लिहाज से गुर्जर जाट यदि
कॉम्बिनेशन होता है तो वो सीट बीजेपी की फंस सकती है। दौसा की बात करूं तो 2 मीना और दोनों के नाम कृष्ण के नाम पे हैं, कन्हैया लाल और मुरारी लाल। 2 मीनाओं की लड़ाई है और वो सीट सबसे ज्यादा टफ है बीजेपी के लिए आज सीट है वो? दौसा, क्योंकि दौसा जो है राजेश, हाँ पायलट का क्षेत्र, पायलट पूरा पायलट परिवार यहाँ से एक समय जीता है। राजेश पायलट जीते, रमा जी जीती, सचिन पायलट जीते, उसके बाद केंद्र में मंत्री भी बने थे, यंगेस्ट वहाँ से सांसद चुने गए थे। अब वो खुल के, क्योंकि अब आपको इतना तो मानना पड़ेगा कि इस चुनाव में भी गहलोत खेमा और पायलट खेमा है। अब दिखा, हमको दिखा है कुछ सीटों पर वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, जो कि जिसमें कि भरतपुर और दौसा की भी सीट है। तो वो जो दौसा की सीट है वो सचिन पायलट के लिए इज्जत का सवाल है, इसलिए वो सीट जो है बुरी तरह फंस गई है। जयपुर की सीट है, वहाँ हालांकि वो परंपरागत रूप से बीजेपी की सीट है, लेकिन कांग्रेस ने फिर वही बात बाद में टिकट दिया, कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। आपको मालूम है कंट्रोवर्सी हो गई, सुनील शर्मा को दिया गया। उसके बाद खचरियावास जो है जयपुर डायलॉग चलाते थे, खचरियावास ने कह दिया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में अब घूम रहे हैं। वो थोड़ा चाहते हैं कि जो राजपूत फैक्टर काम कर जाए, जो कुछ कंट्रोवर्सी गुजरात में हुई है उसको लेकर के, उनके लिए जो है गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने रैलियां भी की है। ये तो हो गए। चूरू की सीट सबसे मज़ेदार है। चूरू की सीट एक ऐसी सीट है जहां पर कि बीजेपी का सांसद राहुल कसबा कांग्रेस से लड़ रहा है और बीजेपी ने देवेंद्र झाझरिया, जो कि 2 टाइम ओलंपियन पारा ओलंपियन है, 2 बार स्वर्ण पदक जीता है, और उनको टिकट दिया है। लेकिन वहाँ असली लड़ाई जो है ना राजेंद्र राठौर वर्सेस राहुल कसबा है। राजेंद्र राठौर तारानगर एक सीट है जहाँ से 7 बार के विधायक थे। इस बार जब चुनाव हार गए, लेकिन इस बार कहा जा रहा था यदि वो जीतते तो वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं। अब राजेंद्र राठौर ये मानते हैं कि मैं राहुल कसबा के चक्कर में आ रहा हूँ, और राहुल कसबा मानते हैं कि उन्होंने जो टिकट कटवाया है वो जो है वो राठौर साहब ने कटवाया है। तो आप चूरू के में किसी को भी पूछ लीजिए, वो बोलेगा देवेंद्र झाझरिया तो है ठीक है, लेकिन यहाँ लड़ाई इन दोनों के बीच में है। अच्छा, समझ गए? कैंडिडेट ये बन गए हैं, वो अपनी पूरी ताकत लड़ा रहे हैं। वहाँ से बीएसपी का कैंडिडेट था, उसको गायब भी कर दिया गया है। ठीक है। अब राहुल कसबा के साथ दिक्कत ये है कि पॉलिटिकल फैमिली है, उनके पिता सांसद रह चुके हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं, उनकी माँ भी विधायक रह चुके हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। आपको लगेगा नहीं कि आप चूरू जैसे जगह में किसी नेता से मिल रहे हैं, जैसे कि मुझे पिज़्ज़ा मिल गया था, तो वो बहुत डेवलप है, अंडर नहीं करना चाहिए दिल्ली में बैठ के किसी जगह को। लेकिन राहुल कसबा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि भीतरघात का खतरा है, क्योंकि बीजेपी से आए कांग्रेस में, कृष्णा पुनिया और बाकी लोग हैं, वो यदि साथ नहीं देंगे, जाट वोट में डिवीजन होगा, क्योंकि झाझरिया भी जाट है, राहुल कसबा भी जाट है। पॉलिटिकल लिगेसी भले ही कसबा के पास है, मैं आज के दिन भी उसको बहुत श्योर सीट नहीं मान रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि वो सीट कांग्रेस हालांकि वो श्योर मान रही है, लेकिन वो सीट जो है वो फंसी हुई है। उसके बाद आते हैं अलवर की सीट। अलवर कहता हूँ ये चूरू की सीट जो है, इसको लेकर बहुत चर्चा है। कांग्रेस को लग रहा है कि वो बीजेपी का सांसद आया तो मुकाबला है, इसको लेकर सोशल मीडिया बहुत ज्यादा क्रेज। हाँ, तो मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा क्रेज है यहाँ पे। चुनाव भले ही देवेंद्र झाझरिया हो, लेकिन पीछे से राजेंद्र राठौर चुनाव लड़ रहे हैं। इसकी लिगेसी है, चलो पूरा। लेकिन लोग ये भी तो बोल रहे हैं ना कि 30 साल से एक ही परिवार है। अच्छा, इनके साथ जब मैं इनका चुनाव प्रचार कवर कर रहा था, तो ये मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ भी खुलकर नहीं बोलते हैं। ये जो कुछ बोलते हैं वो राठौर के खिलाफ बोलते हैं। झाझरिया पर भी अटैक नहीं करते क्योंकि वो जाट वोट बिदक जाएगा। तो ये बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव है। एक आपको और बताऊं, पिछला विधानसभा चुनाव था, इसी जिले में जाट वर्सेस ठाकुर हो गया था। इसी वजह से जाट कैंडिडेट वहां जीते थे, नरेंद्र बुदानिया, उन्होंने राजेंद्र राठौर को हराया। तो इस बार जो है फिर ठाकुर वर्सेस अदर्स हुआ है। तो लेकिन ये जाट बहुल क्षेत्र है, समझे। तारानगर जो है वो राजपूतों का है। राहुल कसबा वसुंधरा राजे के कितने नजदीकी है? ये बहुत नज़दीक थे एक समय वसुंधरा राजे का। और आपने सही याद दिलाया, पूरे राजस्थान में 12 दिन घूमने पर मुझे कहीं भी वसुंधरा राजे का इतना बड़ा फोटो भी नहीं दिखाई दिया। कोई पोस्टर नहीं। कोई बीजेपी का नेता लेके घूम रहे हो? नहीं, कोई कहीं पोस्टर में नहीं है। वो अपने बेटे के लिए है, जैसा कि राजस्थान में कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत अपने बेटे को लेकर के ज़्यादा चिंतित है, वो इस बार अपने बेटे को जिताने के लिए चिंतित है। बाबा, व्यक्तिगत तौर पे बातचीत में क्या कोई बीजेपी का उम्मीदवार या नेता
वसुंधरा राजे के बारे में कुछ बातचीत कर रहा है कि नहीं, उनको ऊपर जगह मिलनी चाहिए या ठीक ही है, साइडलाइन है, जो भी इस तरह की बातें? नहीं, मुझे नहीं मिला। अब आप ये मान लीजिए कि वसुंधरा राजे का जो एज ए पॉलिटिकल कैरियर है वो अब डाउन ओवर हो रहा है, वो नीचे की तरफ आप कह सकते हैं ग्राफ जो है, इसलिए वो चाहते हैं उनका बेटा एक बार फिर से सांसद बन जाए। और उसके बाद मैं आता हूँ बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है। वहाँ पे तीन मेघवाल की लड़ाई है। कांग्रेस से गोविंद राम है, बीएसपी से खेताराम मेघवाल है, तो वो चूंकि सुरक्षित सीट है तो हाँ बीकानेर, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग फाइट वहाँ पर हो गई है। उसके बाद जो है अजमेर की बात अभी नहीं करूँगा क्योंकि वो सेकेंड फेज में है। तो मेरा ये मानना है इतने दिनों घूमने के बाद लोगों में कहीं ना कहीं 10 साल का एक फटीग है। मुद्दे लोग बोलने लगे हैं, आप उन्हें थोड़ा कुरेदेंगे तो वो बातचीत करने लगे हैं, और इन सब चीज़ों को देखते हुए 2 से 4 सीटें जो है कांग्रेस अच्छा लड़ रही है। आप माइक अपने पास रखिए। आवाज कैसे आएगी? एक सवाल पूछना है बाबा, एक सवाल आप नहीं, एक सवाल दे दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद, मोदी का नाम तो सारे उम्मीदवार ले रहे होंगे, बीजेपी को सबसे ज्यादा अपनी जीत के लिए किस बात पे भरोसा है? आपने कम से कम 10-12 बीजेपी उम्मीदवारों से बातचीत की। इस पूरे चुनाव में बीजेपी की तरफ से केवल प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। हर जगह उन्हीं के पोस्टर बैनर मिलेंगे और मोदी की गारंटी, यही 2 चीज पूरे चुनाव में है, राजस्थान चुनाव में। और जो प्रत्याशी है वो गौन है। कांग्रेस कैंडिडेट लड़ रहा है, कांग्रेस कहाँ लड़ रही है? जय 53 हो गया। आप बोलिए। नहीं, मैं बाबा ने बड़ा अच्छा पिच बना के दे दिया इस चीज़ को। इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं आगे की, स्पेसिफिकली राजस्थान सेंट्रिक करते हुए। चाय ठीक है, आप पी सकते हैं, आपकी किस्म में चाय थी अश्विन। लेकिन बाबा चले गए, मुझे असली चीज़ जो जाननी थी वो ये कि 10 साल का जो एक लाइन बोल के चले गए कि फटीग फैक्टर है, तो फटीग फैक्टर किसके लिए है? कैंडिडेट के लिए है, पार्टी के लिए है, पीएम के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही नतीजा तय करेगा। 25 की 25 सीटें लगातार 2 बार जीतना बीजेपी के द्वारा राजस्थान में ये आसान बात नहीं थी। और इस परिस्थिति में अगर फटीग फैक्टर है और फिर बीजेपी अगर दिल्ली में रहकर, इनफैक्ट बीजेपी क्या है, तमाम ओपिनियन पोल की बात जो करें, हमने उसका पोलो पोल भी दिखाया, उसने भी जिक्र किया कि 25 की 25 सीटें हर पोल में, ये भी नहीं कि एक आध पोल हो, हर पोल में जो 3-4 महीनों में आए हैं सब बीजेपी को दे रहे हैं। इन परिस्थिति में कांग्रेस अगर, जैसे कि अब एक बाबा ने भी कहा, फिर वही बात कर रहा हूँ कि अपने कैंडिडेट बहुत लेट अनाउंस किए, तो कांग्रेस तो शून्य पे थी, गौण पे थी। कांग्रेस के पास तो बेहतरीन मौका था इन 5 सालों में हर कॉन्स्टिट्यूंसी पर एक नया लीडर तैयार कर सकती थी, एक नया चेहरा तैयार कर सकती थी, या जिसको खड़ा करना है उसको 5 साल का बैकअप दे सकती थी। और आज देखिए आखिरी मौके पर चुनाव की तारीख अनाउंस होने का, नॉमिनेशन की तारीख अनाउंस खत्म होने के 2 दिन पहले, 4 दिन पहले ललित का नाम भी ऐसे निकल, क्या नाम है ना, यादव, ललित यादव जो लड़ रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास की कंट्रोवर्सी, ये सब ऐसे नाम है जो एन मौके पर निकल कर आए कि भाई कोई तो लड़ ले, वरना क्या होगा, कोई तो लड़ ले। तो कहने को कांग्रेस 300-350 सीटों पर लड़ रही है, उसकी जो अनाउंसमेंट हुए तमाम कैंडिडेट्स के, ज्यादातर पे ये लग रहा है कि लड़ने के लिए लड़ा जा रहा है कि भाई केवल खाली ना चला जाए हमारा फॉर्म। सर जैसे लेट से भी अगर लड़े, जैसे एक तो कांग्रेस लेट से लड़ी, बाबा ने भी कहा ये सर्वविदित है। उसके अलावा मान लीजिए जैसे उन्होंने भरतपुर का उदाहरण दिया कि वहाँ पर भीतरघात का डर है, जैसे कृष्णा पुनिया, तमाम चूरू सब ये चीज़ें। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोगों ने जो नाराज हो सकते हैं, उनसे बात की कि भाई उम्मीदवार तो एक ही होगा, उसका वहाँ असर है, हम तुमको बाद में कुछ करेंगे, इस तरह से होता है ना, आप सबको टिकट नहीं देते हैं, बहुत से लोगों को आप उम्मीदें देते हैं, तो उस तरह के कुछ हुआ? ऐसा तो कुछ अखबारों में तो नहीं पढ़ने में आया। और ये जो एक और फैक्टर जो बोल के गए ना बाबा, और वो दिख रहा है, और वो है सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत। ये जो कांग्रेस के अंदर का जो सर फुटेबल है, ये जो पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई है, जो राजेश पायलट के समय से चली आ रही है। राजेश पायलट ने कभी अशोक गहलोत को आगे नहीं बढ़ने दिया, अशोक गहलोत अपनी मेहनत से, किस्मत से आगे बढ़े, अपने पैर जमाए, तो राजेश पायलट वही चीज़ वो अब सचिन के साथ करते हैं, सचिन वही चीज़ वैभव के साथ कर रहे हैं। आपने बड़ा बाबा से पूछा था वैभव गहलोत के बारे में, अभी जो 3 दिन पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया और कहा कि भाई आपकी तो मतलब प्रियंका गांधी उनके साथ गई थी 2 दिन पहले आके,
प्रचार करके सिरोही जालौर सीट से। तो मैंने पूछा कि क्या और नेता को बुलाना चाहेंगे? बोलते हाँ सब आए, सबका प्रचार है। मैंने कहा सचिन पायलट को बुलाएंगे? तो बोले हमने किसी को मना थोड़ी करो, सब आ जाए। मैंने कहा आप अपने मुंह से नाम क्यों नहीं ले रहे सचिन पायलट का? नाम लेना चाहिए। बोला नहीं मुझे कोई जो आएगा सबका स्वागत है, सब आया, सबके पार्टी का प्रचार है। मतलब आज स्थिति ये है कि वैभव गहलोत सचिन पायलट के बारे में खुद का बात नहीं कर पा रहे हैं। सचिन पायलट ये नहीं कह पा रहे कि वैभव गहलोत चुनाव जीतेंगे। सचिन ने कहा था कि मैं जाऊंगा, आपको याद होगा, कहा था कि मैं जाऊंगा, लेकिन अभी तक गए नहीं। जाएंगे भी नहीं, मुझे तो शक है अभी भी। जब तक वो लेके ना जाए। आपकी बात में एक सवाल ऐड कर रहा हूँ कि लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी कभी कभी होता है। बाबा की बात से मुझे लग रहा था कि दौसा जो सीट है या और एक आध सीट है, सचिन के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ जुड़ा। अगर वो ये सीटें जिता लेते हैं तो उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। वहीं पे अशोक गहलोत के लिए अपने बेटे को जिताना एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। तो क्या कहीं ये कांग्रेस के लिए खाता खोलने इसमें एक नकारात्मकता भी है। हर सकारात्मकता के साथ एक नकारात्मकता नथी है। वो ये है कि यदि गहलोत और पायलट में अगर शार्प डिवीजन है, सिर्फ फुटबॉल है, तब उस स्थिति में गहलोत क्या ये नहीं चाहेंगे कि बाकी कहीं जीत जाए, दौसा ना जीते, और वो भी चाहेंगे कि बाकी कोई जीत जाए, जालौर ना जीते। अंदर की बात कर रहा हूँ, जो भीतरघात की होती है। तो ये दोनों चीज़ें बनी रह सकती। एक चीज़ मैं और, जो मेरा अपना जो अनुभव है वो ये कहता है राजस्थान को लेकर कि इस बार कांग्रेस का सूखा खत्म होगा, क्योंकि हाँ मेरा बिल्कुल निश्चित बिल्कुल मेरा निश्चित तौर पे मानना है कि कांग्रेस का जो सूखा है इस बार खत्म होगा, क्योंकि कांग्रेस कुछ सीटों पे बहुत अच्छा लड़ रही है। और 2014 और 19 दोनों बार खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार खुलेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो वहाँ वातावरण बना हुआ है। अब ये बताना तो मुश्किल है कि 3 सीट होगी कि 5 होगी कि 1 होगी, लेकिन होगी ज़रूर। देखिए दूसरी बात यह है कि अभी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेद की बात हो रही थी। सचिन पायलट ने डे 1 से कहा कि वो जा रहे हैं प्रचार करने, वैभव गहलोत का अभी तक पहुंचे नहीं। वैभव गहलोत ने आपके इंटरव्यू में कहा भी कि भाई कोई आ जाए, सबका स्वागत है। अशोक गहलोत, जब हम लोग जिस वक्त बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त अशोक गहलोत जोधपुर में है। वो करण सिंह मुचियारा जो वहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं। अभी मैं वीडियो देख के आ रहा हूँ, और वहाँ पे उनके खिलाफ गजेंद्र शेखावत लड़ रहे हैं। गजेंद्र शेखावत बहुत कमज़ोर नस है अशोक गहलोत की, क्योंकि उन्होंने उनके बेटे को हराया है और ये झगड़ा चलता रहा वहाँ अशोक गहलोत का, गजेंद्र सिंह शेखावत का। गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे थे कि भाई मेरी वजह से यहाँ काम नहीं हो पा रहा है जोधपुर में, अशोक जी करने नहीं देते हैं। अशोक गहलोत कहते हैं कि भाई ये तो मंत्री नाम का है, कुछ करते ही नहीं है ये तो ये जो आप बहुत विवाद काफ़ी हुआ उस सीट को लेकर। देखिए अभी भी अशोक गहलोत स्टार प्रचारक हैं। अभी मैं उनके 10 दिन के प्रोग्राम को मैंने देखा, तो मैंने देखा कि वो मैक्सिमम जगहों पर गए हैं, और सिर्फ अपने बेटे के लिए कैंपेन नहीं किया उन्होंने, अपने बेटे के लिए ज़्यादा किया। ये सही है कि वहाँ 2 से 3 बार गए, लेकिन वो जयपुर भी गए। जो फर्स्ट फेज़ की मुझे लगता है कि जो 12 सीटें हैं उनमें वो 7-8 सीटों पे चले गए। आज भी वो जोधपुर में हैं। सचिन पायलट भी मेहनत कर रहे हैं, सचिन पायलट भी अलग अलग सीटों पे जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यह है कि जो कांग्रेस ने लेट टिकट दिया है वो उसके लिए एक नुकसानदायक हो सकता है। और जो फैक्टर जो सबसे भारी पड़ेगा कांग्रेस के लिए वो यही है कि उनका टिकट जो है बंटवारा है वो लेट हुआ है। और जो सीएम जो अनुभवहीन है, पहली बार वो एमएलए बने, पहली बार में मुख्यमंत्री बन गए, तो सीएम का कोई बहुत क्रेज़ नहीं है। देखिए अगर आप सच बात करें तो बहुत से लोग जब वो सीएम बने तो लोग गूगल कर रहे थे कि ये कौन साहब हैं, क्या हैं। आम पब्लिक उनको नहीं जानती थी। वसुंधरा राजे बड़ी फेस थी, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया। तो भाजपा के लिए एक ये नेगेटिव फैक्टर है। मोदी का चेहरा बड़ा फैक्टर है। कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट प्रचार कर रहे हैं, लेकिन टिकट देर से अनाउंस हुआ है, और सेंट्रल लीडरशिप बहुत ज़्यादा उनके लिए अपीलिंग नहीं है। मतलब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के नाम पे वोट नहीं है राजस्थान में। तो ये फैक्टर है जो मैं कहना चाह रहा था ना, जब आप बात बोल रहे थे, इनफैक्ट मैं शादाब की बात से थोड़ा डिफर भी कर रहा हूँ। और वो ये कि अगर सचिन पायलट उनके लिए दौसा ज़रूरी है, जालौर सिरोही अशोक गहलोत के लिए ज़रूरी है, और वो अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के आदमी को हराने के लिए वहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो स्वागत योग्य है। उनको ऐसा काम करना भी चाहिए, यही तो उनकी मैच है। पर ऐसा ना हो कि मैं उनको वहाँ हरा दूँ, तुम मुझे यहाँ हरा दो। तो अशोक गहलोत की आधी एनर्जी यहाँ लगी हो कि दौसा में सचिन को नहीं जीतने देना है, और सचिन की एनर्जी यहाँ लगी हो कि किसी भी कीमत पे वैभव को नहीं जीतने देना है। तो अगर ये अंदर में जैसे वसुंधरा राजे का पोस्टर नहीं दिख रहा है, तो ये अच्छी चीज़ थोड़ी है कोई बीजेपी के लिए। अगर इसी तरीके से अगर गहलोत और सचिन पायलट आपस में एक दूसरे के वोट काटने में तुले होंगे, एक दूसरे के लोगों को हराने पे तुले होंगे, तो इससे नुकसान तो कांग्रेस पार्टी का ही है। इस पर ये मतलब ये लड़ाई आज की नहीं है, इसको सुलझाना सिर्फ सोनिया गांधी के हाथ में है। राहुल गांधी नहीं सुलझा सकते इसको। राहुल गांधी को सुलझाना होता तो सुलझा चुके होते। सोनिया जी को इंटरवीन करना पड़ेगा। ये देखिएगा अंततः ये जब भी सुलह होगी पायलट और गहलोत परिवार के बीच में, या तो होगी नहीं, अगर कभी हो गई तो सोनिया गांधी की भूमिका के बगैर नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों आदमी एक ही जगह की सुनते हैं।
वरना एक इसकी एक अगर राहुल गांधी के पास जाता है तो दूसरा प्रियंका गांधी के पास चला जाता है। ये भी दिक्कत है, तीन पावर सेंटर हो गए ना। एक चीज इसमें ये है, अगर आप ये बात सही है कि सोनिया गांधी सुलझा सकती हैं, लेकिन अगर सोनिया गांधी के भरोसे ही कांग्रेस रहेगी तो फिर इस कांग्रेस का मालिक भगवान होंगे। ये इसलिए कि नेतृत्व, नया नेतृत्व या पार्टी का वास्तविक नेतृत्व आज राहुल गांधी के पास है। जिसका चेहरा है वही नेता होता है। संगठन में अध्यक्ष कोई भी हो वो मायने नहीं रखता है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं तो जेपी नड्डा थोड़ा पार्टी के नेता हैं। असली नेता तो मोदी जी हैं। मोदी के गारंटी पर वोट मांगा जा रहा है, मोदी का विश्वास चल रहा है, नड्डा का नाम नहीं चल रहा है। तो उस स्थिति में लेकिन हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। ये चुनाव क्योंकि बाबा राजस्थान घूम कर आए हैं, लेकिन एक राजस्थान नहीं 10 राजस्थान का मामला है। 10 राज्य में चुनाव हो रहा है और जिसमें एक तमिलनाडु है जिसमें तो पहले में ही सब कुछ उत्तर प्रदेश में और 8 सीटें, उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है पीलीभीत। पीलीभीत इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहां पर एक गांधी नाम का पत्ता कटा है। अब इसी के साथ ये भी सवाल है कि आगे अमेठी और रायबरेली में गांधी नाम आएगा कि नहीं आएगा, वो लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, और नहीं लड़ेगा तो फिर क्या होगा। क्या उत्तर प्रदेश से गांधी नाम केवलम रहेगा, मतलब रहेगा कि नहीं रहेगा, ये एक चीज है। एक गांधी लड़ेगा ये तय है। अब पता नहीं, अब अभी तक तो हम लोग नहीं कर सकते जब तक कोई कंफर्म आता नहीं। क्योंकि कोई कुछ क्लियर नहीं कर रहा है। परसों गाजियाबाद में भी राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि लड़ सकते हैं, अच्छा देखेंगे। उन्होंने ये कहा कि ये हमारी एक पार्टी में मशीनरी है, सिस्टम है, CWC है। और मशीनरी से पूछो, हाँ। वो कहते हैं कि परिवार का मामला है, हाँ। परिवार में तय होगा, बिल्कुल। परिवार मतलब तीनों लोगों के तय कर लेंगे। हाँ। और उनसे परिवार से पूछो तो पार्टी के अंदर CEC है, सिस्टम है, मशीनरी तय होगी। मतलब हम लोगों को बेवकूफ समझा हुआ है। नहीं स्थिति है सर, किसको चुनाव दिखा रहे हैं? दुनिया में सबसे बड़ी मूर्खता जनता को मूर्ख समझना है। हाँ, हालांकि बहुत से लोग इसका फायदा उठाते भी हैं। राहुल गांधी इंतजार कर रहे हैं केरल में वोट गिर जाए, समझिए। अच्छा नहीं तो अच्छा वोट गिर जाए ताकि कम से कम वायनाड तो क्लियर हो जाए, अमेठी का तो मामला फंसा ही हुआ है। नहीं, एक चीज मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि कल के बाद सही मायने में अगली लोकसभा के लिए काउंटडाउन है। कल सबसे उत्सुकता का दिन है क्योंकि 19 अप्रैल को जो वोट पड़ेगा, जो भी पहले चरण का, वो ये बताएगा कि दिल्ली के लिए किस तरह के रुझान बन रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों का पर जो 8 और 4 सीटों का है, उससे ये पता चलेगा कि हिंदी पट्टी के 2 राज्य, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जो बड़े राज्य हैं, राजस्थान भी है, इसमें किस तरह का जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद जो बातचीत होती है उससे कि किस तरह का एक नैरेटिव बना हुआ है और किस तरह की वोटिंग पैटर्न है। इनफैक्ट पुणे में आप ही को बोल रहा था, अगर डेटा आपको याद हो, कल 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। पिछले साल 2019 में 102 सीटों पर बीजेपी कितने पे थी, कांग्रेस कितने पे थी, है ना। वो अगर डेटा दे सके क्या स्ट्राइक रेट था वगैरह वगैरह तो अच्छा रहेगा। सर ये जो 102 सीटें हैं वो बीजेपी के लिहाज से एक चैलेंजिंग रहा है क्योंकि बीजेपी का ओवरऑल परफॉर्मेंस पिछले 2019 में बहुत ही शानदार था। 70% के करीब उनकी स्ट्राइक रेट थी। 436 सीटें लड़े, 303 जीते। लेकिन पहले चरण में जो 102 सीटें हैं, पिछली बार वो 78 सीटों पर लड़े और महज 40 सीटें जीते। तो तमिलनाडु उसका सबसे बड़ी वजह है वो है, तो उनका स्ट्राइक रेट 49% था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो 8 सीटें हैं उनमें बीजेपी से 3 जीत पाई थी, 5 पे उनकी हार हुई थी। सपा बसपा गठबंधन 5 सीटें जीता था। तो अगर बीजेपी का जो मिशन 370 है वो पहले चरण में अगर वो उस चुनौती को पार नहीं करते, तमिलनाडु में वो खाता नहीं खोलते, अपनी सीटें नहीं बढ़ाते, जो बातें हो रही है कि AIADMK के वोट उधर शिफ्ट होंगे क्योंकि उन्होंने उनके जो पूर्व बड़े नेता थे पनीर सेल्वम और TTV दिनकरन से हाथ मिलाया है, या अन्नामलाई भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बार बार वहाँ जा रहे हैं। हमने उस दिन बहुत लंबी बात की, मैं रिपीट नहीं करूंगा, सेंगोल से लेकर सारी कुछ आप लोगों ने डिस्कस किया उस मुद्दे को लेकर के। लेकिन मैं यहाँ पे आऊँगा कि जो विजित सर ने बड़ी अच्छी एक बात की कि और उसका असर पड़ता है। पहले चरण के चुनाव में अगर विपक्ष कुछ सीटों पर वो, क्योंकि एक मैसेजिंग होती है विचित्र सर, अगर पहले मान लीजिए यूपी का पहला चरण है और वहाँ पे
सपा का या कांग्रेस ने कुछ अच्छा कर दिया, हालांकि सपा 7 सीटों पर लड़ रही, कांग्रेस किसी एक सीट पर लड़ रही है, तो वो एक मैसेज अगली चरण तक पास होता है। अगर राजस्थान में जैसा बाबा कह रहे हैं कि 5-6 सीटों पे कांग्रेस बहुत अच्छे ढंग से लड़ रही है, तो वो एक मैसेजिंग जाएगी। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए राजस्थान की जो पहले चरण की 12 सीटें हैं, बाबा ने बताया 5-6 सीटों पे कांग्रेस बहुत अच्छी, नहीं एक एग्जाम, ये नहीं, मैं एग्जांपल के लिए बात हुई। अगर कांग्रेस ने 5-6 में से बहुत अच्छा किया, इन केस अगर वो बीजेपी को डोमिनेट किए वहां पे, तो ये मैसेज दूसरे सेकंड फेज में भी जाएगा। अगर यूपी के पहले चरण में सपा और कांग्रेस गठबंधन ने कुछ अच्छा किया तो दूसरे चरणों में जाएगा। अगर लेकिन वाइस वर्सा तमिलनाडु ने बीजेपी में कुछ अच्छा कर दिया और एक मैसेजिंग वहां पे हुई कि यार ये तो बीजेपी ये 39 में 5-7-8 सीटों पर 10 सीटों पर कुछ अच्छा कर रही है, तो उसका भी बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। तो ये पहला चरण इस लिहाज से मत, सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, ये जो भी इम्पैक्ट होगा ना वो सेकंड थर्ड फेज में नहीं होगा, ये आपको 4 जून के बाद ही पता लगेगा ना। ऐसे थोड़ी कि 19 अप्रैल को वोटिंग पड़ा और 26 अप्रैल को असर हो जाएगा। ये असर होता है। कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए हाँ यही बात होती है। क्या होता है लोकल लेवल पे, जब बूथ पे जो भीड़ होती है, किसके काउंटर पे ज्यादा भीड़ हो रही है, बूथ पे आप कैसे अंदाजा लगाते हो? अगर आप गए वहां पता लगा कि बीजेपी के बूथ पे 200 लोग खड़े हैं और कांग्रेस के बूथ पे 10 आदमी नहीं झांक रहा है, तो एक मैसेजिंग होती है। पता लगा कि चुरू में वो कांग्रेस के बूथ पे तो बम बम दिख रही है और बीजेपी पे सन्नाटा है। तो इस तरह से लोकल लेवल पे लोग अपनी वो कैलकुलेशन करते हैं। चुनाव, देखिए चुनाव आयोग की रोक जो है वो मीडिया के लिए है, लेकिन लोकल लोग जो चर्चा करते हैं, लोकल चुनावी पंडित, उन पर कोई रोक नहीं है। तो ये जो भीड़ देखते हैं पहले चरण में, और ये जो बातें निकलती हैं, बात से बात निकलती है, दूर तक फैलती है, तो ये सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर और जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं जिन्होंने डिसाइड नहीं किया होता है, वो क्या बह सकते हैं सभा में? इसमें क्या होता है? नहीं देखिए, चुनाव जानते हैं, ऐसा कई सालों से कवर कर रहे हैं। आप तो मेरे से ज्यादा, मतलब नहीं देखिए, ऐसे आप नहीं कह सकते कि भाई पहले फेज में क्या हुआ कि सेकंड थर्ड में इम्पैक्ट होता, लेकिन हाँ पॉलिटिकल पार्टीज ने इतना सिस्टम बनाया हुआ है कि उनके पास फीडबैक आता है, हर सर्वे करवाते हैं हर फेज के पास। तो अगर पहले सर्वे में किसी पार्टी को फीडबैक आ रहा है कि यार उसकी सीटें जितना एक्सपेक्टेड थी उससे कम आई हैं, तो वो दूसरे तीसरे चौथे में अपना और जोर लगाएगा। और उसको लगता है कि अगर पार्टी को अच्छा मेजॉरिटी मिल गया, अगर बीजेपी फॉर एग्जांपल लगता है कि उसकी 40 से बढ़कर 60 हो गई, तो उसको लगेगा कि उसने अच्छा किया है, अब वो थोड़ा सा स्लो अप कर सकती है। लेकिन अगर बीजेपी कांग्रेस को लगा कि भाई उसकी 15 में से 15 भी नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए खतरे की घंटी है कि दोगुने अगले फेज में, क्योंकि सब लोग सर्वे के आधार पर काम करते हैं, सबके फीडबैक सिस्टम है। अब यूपी की बात हुई, सर्वे लोगों ने एजेंसीज हायर कर रखी हैं, ये एक नया चलन है, आपको पता ही है कि एजेंसी हायर है और एजेंसीज जो है डेटा बताती है और प्रत्याशी भी एजेंसी तय कर रही है। आजकल ये नया चलन है। हर एक पार्टी, सुमित सर, हर एक पार्टी आज के समय में 4-4 सर्वे करा रही एक सीट पे। 4-4 सर्वे इसलिए कि ये गलत हो तो ये सही हो जाए, ये सही हो तो ये गलत, इसलिए विश्वास कर। आप भी बोल लीजिए। मैं इतनी सी बात पूछना चाह रहा था, राजनीतिक पार्टियों के पास सपोज पहले चरण के मतदान के बाद फीडबैक आया कि भाई ये सीटें हमारी कमजोर गई, ये बूथ हमारे कमजोर गए, तो क्या वो राजनीतिक पार्टी पूर्णेंदु को, विचित्र को, शादाब को, सुमित को, अश्विन को, जो पत्रकार हैं, उनको बताएगी कि हमारे पास गलत फीडबैक आया है, यहाँ पे हमको काम करना है? नहीं। वो ये इस बात का एहसास होने ही नहीं देगी पब्लिक में कि हम कहीं कमजोर पड़े हैं। और वो जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी, जितना चुनाव में देख रहा हूँ बीते 10 सालों से बीजेपी का, चाहे असेंबली का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे पंचायत का हो, वो हर चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे वो चुनाव हार रही है। वो हर चुनाव ऐसे लड़ती है कि हर चुनाव में हमको 100 के 100 वोटर को अपनी तरफ लेकर आना है। और बीजेपी इस बार भी यही करेगी। पिछली बार याद करिए 19 का फेज 1 का चुनाव था, इसी पश्चिमी यूपी में हवा उड़ गई कि बीजेपी हार रही। 55 सीटें थी मेरे ख्याल से फर्स्ट फेज की, 19 में याद करिएगा 50 से 55 सीटें हुई थी, और कहा गया बीजेपी तो 15-17 पे आएगी, 20 पे आएगी, 21 पे आएगी। विधानसभा में हुआ था, हाँ 22 विधानसभा। हाँ सॉरी। तो ये ऐसा उड़ गया कि बीजेपी तो पश्चिम में खराब कर रही है। क्या हुआ? 325 सीटें। नहीं सर, एक चीज नहीं, वो 2017 की बात कर रहे थे। 17 की बात? हाँ 17। नहीं 17। मैं एक चीज बता रहा हूँ, याद है कि मैंने बीजेपी के जो कैंडिडेट थे ना उस दौरान, जो उस वक्त लड़ रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो, उनसे मैंने पर्सनली बात की कि आप हार रहे हो क्या, फीडबैक आ रहा है आपकी, खराब चुनाव हुआ है। वो मेरी बात सुन के वो घबरा गए कि तुमने किससे सुन लिया कि मैं हार रहा हूँ। नहीं, जो आप जीत गए चुनाव दोनों दिन आदमी। आपने जो ये कहा कि बीजेपी कोर्स करेक्शन कर लेती है, देखिए बीजेपी या कांग्रेस, कोई भी जो उम्मीदवार हार रहा हो या कोई भी पार्टी हो,
वो हमको और आपको भले बताए या ना बताए, लेकिन अगले चुनाव के लिए वो जनता तक मैसेजिंग करना तेज कर देती है कि अभी जो कोशिश की थी उससे और करे। जो पार्टी ज्यादा मेहनत करे, जो अपना पुश करेगी, वो पार्टी अगले में रिकवर करेगी, जो नहीं करेगी वो लूज करेगी। ये चीज है। बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया, तो ये एक अलग चीज़ है। और आप ये चीज़ सब देखते होंगे कि जैसे जैसे चुनाव आगे, जैसे 2017 का चुनाव था, प्रधानमंत्री ने पहले चरण में कब्रिस्तान शमशान नहीं किया था। पश्चिम से जब पूरब जाने लगा मामला, तब उन्होंने कब्रिस्तान और शमशान वाली बात उठाई, और ईद और दिवाली वाली। तो ये भी होता है कि कब कहाँ पर क्या उठाना है और किस चरण के चुनाव के बाद किस तरह चीज़ें उठानी है। अब जैसे पहले चरण में तमिलनाडु का चुनाव था, तो तमिलनाडु और ये काशी का पूरा कनेक्शन जोड़ा गया। अब बनारस में जब वोटिंग होगा तो उतना तमिलनाडु को नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि तमिल ब्राह्मण है, क्योंकि मामूली हो चुका है, तमिल ब्राह्मण बहुत मामूली है बनारस में, जितना कि वहाँ पर काशी जोड़ा गया। तो ये नैरेटिव चुनाव के हिसाब से भी तय करते हैं। एक विजय जी, इसमें सुमित सर आप बोल रहे थे ना, हाँ नहीं, आप जैसा बोल रहे थे ना, जैसे कंपनी का एक क्वार्टर में थोड़ा रिजल्ट कम है, तो अंदर ही अंदर मार्केटिंग को बोल दिया जाता है भाई तेज करो, पूरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, तो टारगेट शुरू हो जाता है। आप खत्म करने की बात करें, हम भी खत्म ही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, उसमें 3 इंपॉर्टेंट सीट जो मुझे लगती है, आपने पीलीभीत का नाम ले लिया इसलिए हटा रहा हूँ, एक रामपुर सीट, नगीना सीट और कैराना सीट। ठीक है, मुरादाबाद है, लेकिन मैं रामपुर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आजम खां का यहाँ तो कैंडिडेट बदले गए, चलिए सपा के। नगीना इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं, और कहा यह जा रहा था कि यहाँ के बीएसपी के जो कोऑर्डिनेटर है आकाश, वो चुनाव लड़ सकते हैं। और कैराना में सपा कैंडिडेट की बड़ी चर्चा है, बोला जा रहा है कि भाई इस बार इकरा का कि वो इस बार माहौल ऐसा है कि जितना भी बीजेपी का सब मामला था वो सब ठंडा पड़ता है, वहाँ मुस्लिम कुछ नहीं चल रहा है, इस बार उसकी बहुत तारीफ हो रही। आपको क्या नज़र आता है? ये इन तीनों में एक समानता भी है, देखिए मुस्लिम बहुल सीट है, ये दलित बहुल सीट है, और यहाँ पे मुस्लिम और ठाकुर दोनों ही, मतलब मुस्लिम थोड़ा कम है लेकिन ठाकुर ज़्यादा। पिछली बार तीनों सीटें किसके पास थी? 19 में तीनों, और बसपा ने अपना किसी को रिपीट नहीं किया है, सब छोड़ के चले गए हैं, और बसपा इस बार अलग से लड़ रही है। तो बसपा के पास इसलिए थी पिछली बार सीटें क्योंकि सपा बसपा का गठबंधन था, दलित मुस्लिम यादव ये सब मिलकर एक हो गया था, तो बीजेपी के लिए चुनौती पेश कर दी थी। इस बार बसपा अलग है, इंडिया अलायंस सपा और कांग्रेस का अलग है, और भाजपा अलग है। तो ऐसी परिस्थिति में बड़ा सिंपल सी बात है, जब बसपा वोट काटेगी सपा का कांग्रेस का, तो फायदे में कौन रहेगा? तो 2 बिल्लियों की लड़ाई में भाजपा का फायदा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। कैराना, मैं इन्हीं 3 की बात कर रहा हूँ, कैराना, रामपुर और एक नगीना, इन 3 सीटों में आपस में जो बीजेपी विरोधी वोट होता है, जिसको आप कहते हैं अमूमन मोटे तौर पर, हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, बीजेपी ने हर जगह सेंध लगा ली है, हर तबके के अंदर बीजेपी का अपना वोटर है आज की डेट में। ये मैं तो ये कहता हूँ कि इन इलाकों में मुसलमान भी बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट देते हैं। तो ये मान के चलना कि ये इन सीटों पर बसपा या इंडिया अलायंस के लिए अच्छा होगा। मुझे लगता है कि बसपा का अलग लड़ना, बसपा का इंडिया अलायंस में नहीं आना, ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्लस है इस बार यूपी के चुनाव में। सर सुमित, आपने जो बोला, आपके पास ही आपने बोला कि भाजपा ने इनरोड्स बना लिए दूसरे में, तो क्या विपक्ष में तो बना सकता है? कि हम विपक्ष कम आंकते हैं हमेशा? मैं बिल्कुल बना सकता है, पर मैं पूछना चाहता हूँ कि बनाया क्या? तो क्या ऐसे आप कितने ब्राह्मण ठाकुरों के परसेंटेज, आप तो डेटा के लोग हैं, आप दोनों बताइए मुझे, कि जो सपा को बसपा को वोट करते हैं अभी भी, ब्राह्मण जो सो कॉल्ड सवर्ण जाति, कायस्थ, अपर जातियां तो बीजेपी को करती हैं 80%। ये आप ही आंसर कर रहे हैं ना। इनरोड्स कहाँ बनाएंगे? वो इन्हीं जगह इनरोड्स बनाएंगे ना, जो भी जी। उसमें एक चीज और जोड़िए कि सिर्फ सवर्ण ही नहीं, जो ओबीसी है अमूमन वो किसको वोट कर रही है, जो सीएस। फिर और दूसरी चीज़ है कि मैं एक चीज़ इसमें खाली जोड़ देता हूँ, याद आया, जो कि ये तीनों सीटों पर मुसलमान हैं काफ़ी, इसीलिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो राजपूत फैक्टर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मुजफ्फरनगर ही नहीं, मुजफ्फरनगर को छोड़ दीजिए, उसका सबसे बड़ा टेस्ट नगीना में होगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ठाकुर नगीना सीट पर हैं, माने काफ़ी संख्या में है। क्या वो चंद्रशेखर को वोट देंगे? सवाल ये है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो भी हो, तो नाम तो नहीं मालूम,
नहीं सुरक्षित है, सुरक्षित सीट है ना, इसीलिए तो आकाश। तो वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद तभी चर्चा में आए थे जब राणा प्रताप का मामला आया था 2017-18 में और उनको जेल जाना पड़ा था योगी आदित्यनाथ की सरकार के समय में, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद की बात है। तो अब सवाल है कि वहाँ पर राजपूत बीजेपी के साथ जाएंगे, इनको देंगे या बीएसपी को देंगे, वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इकरा का मामला ये है कि इकरा में गैर जाट हिंदू वोट के बारे में जो अखबारों में हम पढ़ रहे हैं, वो वोट में बदलेगा नहीं बदलेगा, रिपोर्टर अपना जो लेकर के आया या देख रहे हैं, वो लग रहा है कि उसकी तरफ झुक रहे हैं। अब वो झुकता हुआ एक मोमेंटम है या वो मोमेंटम वोट में भी बदलेगा, ये देखने वाला। देखिए एक चीज़ मैं ज़रूर इस पर बोलूँगा कि जैसे इकरा की बात आपने की, देखिए इकरा हसन के जो है फादर भी वहाँ एमपी रहे और मदर भी एमपी रही, और भाई एमएलए है, जेल में है, और ये लंदन से पढ़ के आई। और पिछली बार आपको याद होगा सुमित जी कि पलायन का मुद्दा बहुत चला था और पलायन के मुद्दे पे ही कैराना में वोट पड़ा था। लेकिन बाद में ये हुआ कि पलायन 10-12 लोगों का कुछ घर वर बिका था और उसमें वो पॉलिटिकल मुद्दा ज़्यादा बन गया था, तो हाँ मुद्दा बना था। तो उनकी जो साफ छवि है वो उनको मदद कर रही है। देखिए मैं मुरादाबाद रामपुर की बात ज़रूर करूँगा। देखिए ये मुस्लिम वोटों का एपिक सेंटर है यूपी में, लेकिन यहाँ अखिलेश ने जिस तरीके से टिकट बांटा है उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मुरादाबाद में उन्होंने सिटिंग सांसद ST हसन का टिकट काट दिया और एक अननोन लेडी है रुचि वीरा, उनको टिकट दे दिया जो कभी किसी ज़माने में MLA रही थी। अब ST हसन उनके प्रचार में नहीं गए, मुस्लिम नाराज़ हैं कि भाई आप एक मुस्लिम सीट थी, वैसे भी मुसलमान कम जीतते हैं, तो नहीं वो कहते हैं अखिलेश, लेकिन आजम खान के लोग कहते हैं कि अखिलेश ने आजम खान ने नहीं कटवाया है टिकट। तो ये बड़ा रहस्य है कि रुचि वीरा को टिकट कैसे मिल गया, क्योंकि वहाँ 50% पॉपुलेशन मुस्लिम है। तो ये मुरादाबाद सीट में थोड़ा स्ट्रगल है बहुत सपा के लिए। रामपुर में क्या हुआ कि आजम खान चाहते थे कि उनके करीबी उनको टिकट मिले, लेकिन अखिलेश यादव ने क्या किया कि पार्लियामेंट के सामने एक मस्जिद है यहाँ पे, उसके इमाम साहब हैं नदवीर साहब, हम लोग तो उनके पीछे नमाज पढ़ते थे अभी कुछ दिन पहले तक। उनको जाकर मतलब ये भारतीय जो संसद है उसके सामने एक छोटी सी हाँ उसकी छोटी सी मस्जिद, और यंग इमाम है, 40 साल के होंगे मुश्किल से, वो रामपुर के रहने वाले हैं। तो अखिलेश नॉन पॉलिटिकल, टोटली नॉन पॉलिटिकल, राजनीति का शायद ABCD भी नहीं जानते थे वो, उनको अखिलेश यादव ने यहाँ से उठाया और ले जाकर रामपुर में टिकट दे दिया उनको लोकसभा का। तो ये जो है, और अभी कल सुमित जी मैं देख रहा था कि रामपुर में जो आजम खान के जो लोग हैं वो बसपा का प्रचार कर रहे हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजम खान में और अखिलेश के बीच में बन नहीं रही है, जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, रामपुर की सीट बेस्ट एग्जाम्पल है। आजम खान अपने आदमी के लिए चाह रहे थे, वहाँ पे अखिलेश ने नहीं दिया। रुचि वीरा जो कि सो पर आजम खान की करीबी रही हैं, ऐसा मैंने सुना है, और उनको रामपुर न देकर उनको मुरादाबाद दिया, और ये कहा जा रहा है कि शायद उनको आजम खान को पेसिफाई करने के लिए अखिलेश ने उस पर आखिरी मौके पर रफू करने की कोशिश की कि संबंधों को ख़राब ना कर दे। लेकिन अभी भी आजम खान साहब खुश हैं, लगता नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा, मैंने भी अखबारों में पढ़ा, सोशल मीडिया पे पढ़ा कि वहाँ पर जो आजम खान के करीबी लोग हैं रामपुर में, वो सपा के कैंडिडेट के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, बसपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। बताऊँ, अखिलेश यादव के साथ अब इस बार का चुनाव का नतीजा तो 4 तारीख को आएगा, लेकिन 2019 में अगर बसपा 10 जीती और समाजवादी पार्टी 5 जीती और कई सीटों पर समाजवादी पार्टी हारी, तो सिर्फ इनके टिकट बांटने की नासमझी में उस समय उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें थी जहां पर ये जीत सकते थे। जो महेंद्र पांडे वाली सीट थी जहां वो मात्र 10 से 15 हज़ार वोट के बीच जीते थे, चंदौली, वहां पर बहुत आराम से जीत सकते थे। लेकिन इन्होंने जैसे कागज पर नहीं आदमी हिसाब जोड़ता है कि यादव ये तो हमारे साथ हैं ही, ठाकुर ये तो हमको देगा ही देगा नहीं, मुसलमान वो जाएगा कहाँ। अब वो वहाँ पर यादव और ठाकुर काफ़ी हैं, और इन्होंने यादव वहाँ से जीतता रहा है, रामकृष्ण सांसद रहे हैं, उनको टिकट भी नहीं दिया। और जैसा मैंने कांग्रेस के बारे में कहा कि आप टिकट किसी को नहीं देते हैं तो उसको समझाते भी हैं कि भाई हम नहीं दे पाए, ये मजबूरी है, तुम्हारे लिए आगे कुछ करेंगे। अखिलेश यादव मुलाकात तक नहीं की उन्होंने उन नेताओं से, तो ये चीज़ें बैकफायर कर सकती हैं। नहीं, नाराज़ नहीं है, नाराज़ होकर कहाँ जाएंगे। नहीं, ये बात सही है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में मुझे याद पड़ रहा है कि शायद 8 टिकट पे बदलाव हुआ है समाजवादी पार्टी से ना। और पहले जैसे उन्होंने बदायूं से धर्मेंद्र यादव का नाम घोषित किया, फिर उनको हटा दिया, उनको प्रभारी बना दिया वहाँ शिवपाल यादव, चचा शिवपाल यादव को लाए, फिर चचा शिवपाल यादव भी नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने बेटे को वहाँ से लड़ा रहे हैं।
अब रुचिवीरा ST वाला मैटर है। अब वहाँ पे ये बात सही है कि भाई BSP का मुस्लिम प्रत्याशी है और वहाँ पे रुचिवीरा है। ऐसे में हमने BSP फैक्टर की उस ढंग से बात नहीं, क्योंकि BSP ने बहुत सारे हाँ अब आगे के लिए BSP समाजवादी पार्टी ने इस बार मुस्लिम कैंडिडेट कम उतारे, लेकिन BSP ने मुस्लिम कैंडिडेट काफी उतारे। चर्चा होगी। अब उसका क्या इम्पैक्ट होगा, BSP किसको नफा नुकसान करेगा, यूपी में इसे भी देखने लायक है। अगर BSP डेंट कर रही है समाजवादी और कांग्रेस को, मुस्लिम वोट को अगर थोड़ा भी डेंट कर रही है, तो इनके लिए खतरे की घंटी ज्यादा है। थोड़ा भी नहीं, बहुत कर रहे हैं, तभी तो दिया मुसलमान। सहारनपुर में तो खैर कांग्रेस का भी एक मुस्लिम प्रत्याशी इमरान मसूद है। तो आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। कल प्लीज़ जाइएगा, वोट करिएगा। इस बार मतदान प्रतिशत ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी ये आप लोगों से अनुरोध कर रहा है और हम सब आपसे अनुरोध कर रहे हैं। तो कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत एक से धन्यवाद। बता दीजिए हाँ। कि अगर कैंडिडेट को पसंद नहीं है, पार्टी पसंद नहीं है, तो नोटा का ऑप्शन अभी भी है मशीन पे। और ये- हालांकि हम ये नहीं चाह रहे कि आप नोटा पे दबाएं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वोट देने जरूर जाएं। आपके पास वो विकल्प भी है कि आप वोट किसी को देना नहीं चाहते। ये कल भी बताया गया था, ये आखिर में आज भी बताया जा रहा है। प्लीज़ ध्यान रखें। मिलते हैं कल किसी और विषय के साथ।